अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर आज हमने क्या करना है कि इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मार्क्स के वेटेज की, तो क्रिमिनल लॉ का जो आपका पोर्शन है, ये क्रिमिनल लॉ के पोर्शन के टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं, और 20 मार्क्स में से आपका जो है 10 मार्क्स आ जाते हैं किसके, CRPC के, और आपके 10 मार्क्स आ जाते हैं किसके, पाकिस्तान पेनल कोड के। फर्दर अगर हम बात करें इसके चैप्टर्स की कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपके लॉ गेट के साथ रिलेट करते हैं, तो आपका आ जाता है सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर 4, फिर उसके बाद जो आ जाता है चैप्टर वो आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 7। हाँ, इसके बाद इंशाल्लाह, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, 1, 5, 7, और 7 के बाद फिर आ जाता है चैप्टर नंबर आपका 8, और 8 के बाद फिर आ जाएगा आपका 10, आपका चैप्टर 11, 11 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर 14, 14 के बाद फिर आ जाएगा 16, और 16 के बाद 17, और फिर 31 और 39। अब देखें यहाँ पर अगर आप नोट डाउन करें तो ये चैप्टर्स जो है राउंड अबाउट कोई 11 चैप्टर्स बनते हैं। ये 11 चैप्टर्स यूँ समझे कि आधे से ज़्यादा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसके अंदर डिफाइन किया गया है। अब आधे से ज़्यादा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और फिर नंबर कितने दे दिए, सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर दे दिए। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट यही सोचता है कि आखिर इतने कम मार्क्स क्यों दिए गए, और फर्दर इतने कम मार्क्स जो दिए गए हैं वो मार्क्स, जाहिर सी बात है स्टूडेंट का यही सोचना होता है कि क्या हम कोई ऐसा शॉर्ट तरीका ना अपनाएं कि जिससे हम 50% मार्क्स गेन कर लें। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके बाद पाकिस्तान पेनल कोड हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो रेलेवेंट लॉज हैं वो पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम जो है कानून शहादत ऑर्डर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और फिर जो है लीगल एथिक्स, इन 3 चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज़ करें। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स की, इन सब्जेक्ट्स की मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है। खैर, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारा आज का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करें। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दे दूं, तो हमारा करंटली जो है सिल्वर बैच चल रहा है। जिस सिल्वर बैच के अंदर हमने क्या करना है कि हमने डेली बेसिस पे कोशिश करनी है कि 2-4 चैप्टर्स जो है डिस्कस कर लिए जाएँ, और ये हमारा जो कोर्स है ये हम कोशिश करेंगे कि लॉ गेट अनाउंस होने से पहले हम इसको कवर कर लें। ठीक है, कवर किस तरीके से करेंगे, बिल फर्ज अगर आज हम पढ़ रहे हैं CRPC, तो CRPC के बाद हम पढ़ेंगे PPC। ये मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने जो है इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर आपको लेके चलना है। PPC के बाद हमने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद हमने पढ़ना है आपका लीडिंग केसेस, और लीडिंग केसेस के बाद फिर हमने क्या पढ़ना है, फिर हमने पढ़ना है आपका इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, और फिर इसके बाद हम दोबारा से आ जाएंगे किसकी तरफ, QSO की तरफ, और CPC की तरफ, और फिर लीगल एथिक्स की तरफ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉ गेट अनाउंस होने से पहले आपका ये सिलेबस जो है एक दफ़ा कंप्लीट कर लिया जाए। जैसे ही लॉ गेट अनाउंस होगी फिर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम दोबारा से रिवीजन में लेके चलेंगे। किस तरीके से रिवीजन में लेके चलेंगे, डेट मीन्स कि हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? तो खैर चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 की। सेक्शन नंबर 1 किस चीज़ के बारे में बात करता है, हमेशा वही बात करता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की। सेक्शन नंबर 1 को ज़रा ओपन करें तो आपको पता चलेगा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो क्या है, 1 डे ऑफ जुलाई 1898, 1 जुलाई 1898। फिर उसके बाद सेक्शन 2 की तरफ जब हम बढ़े तो सेक्शन 2 ने हमें क्या बताया कि वो रिपील हो चुका है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। अब सेक्शन नंबर 3 वैसे आप निगलेक्ट कर जाते हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेक्शन नंबर 3 आपको एक स्ट्रक्चर बता देता है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर बता रहा है? प्रोसीजर का। देखें, हमारे पास एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मीन्स कि वो लॉ कि जो कि आपको पनिशमेंट डिफाइन करे। जैसे कि क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे पास कौन सा लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान पेनल कोड।
इसी तरीके से जब हम बात करेंगे प्रोसीजरल लॉ की, तो प्रोसीजरल लॉ के अंदर हमारे पास आ जाएगा आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जब हम गो थ्रू करेंगे तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आपने एक चीज़ नोट डाउन की होगी कि हम जो अभी CRPC पढ़ रहे हैं ये हम इवॉल्व कर रहे हैं कहाँ पर, ये हम इवॉल्व कर रहे हैं 1898 में। लेकिन पाकिस्तान पेनल कोड की जहाँ बात की गई तो वो इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1860 के अंदर। अब आप ये देखें कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है 38 ईयर्स का, जो गैप आ जाता है 38 ईयर्स का, इस 38 ईयर्स के अंदर कौन सा लॉ एडॉप्ट किया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी को सज़ा देनी होगी तो सज़ा देने के साथ साथ कोर्ट किस तरीके से उसको सज़ा देगी उसका प्रोसीजर डिफाइंड था ही नहीं 1860 के अंदर। तो लॉ ने हमें ये कहा, सेक्शन 3 ने हमें ये डिफाइन कर दिया कि इन 38 ईयर्स के गैप के अंदर आपके 3 बार लॉ जो है वो रिपील हुए। कौन कौन से रिपील हुए? इसने बताया कि सबसे पहले हमारे पास जो है 1861, 1872, 1882। कौन कौन से ईयर्स आ गए? 1861, 1872 और फिर 1882। 3 बार लॉ को क्या किया गया, चेंज किया गया। फिर उसके बाद फाइनली जो है हमारे पास 1898 के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आ जाता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 से पहले 3 बार कानून को चेंज किया गया। ब्रिटिशर्स ने 3 बार 38 सालों के अंदर कानून को चेंज किया, उसके अंदर अमेंडमेंट करके। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास आज जो है नियर अबाउट कोई 150 से ज़्यादा साल, बल्कि 150 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन इन सालों में, इस एक सदी से ज़्यादा के सालों में हमारे पास कानून एक बार भी चेंज नहीं हुआ। 1898 का कानून ब्रिटिशर्स ने दिया तो वही का वही अभी तक एडॉप्ट हो रहा है। उसके अंदर ना कोई अमेंडमेंट, ना कुछ अमेंडमेंट आती भी है तो फिर भी जो अमेंडमेंट आनी चाहिए वो नहीं आती। किस तरीके से नहीं आती आप आज भी देख लें। हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड का चैप्टर नंबर 17 उठा के, तो चैप्टर 17 के अंदर आपको मिलेगा 30 रुपये की बकरी, 50 रुपये की गाय। चैप्टर 17 के अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट को उठा के देखें तो उसके अंदर कहता है कि रजिस्ट्रेबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा को 100 रुपये से ज़्यादा होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जो था वही उसकी वर्डिंग आज भी वही है। यानी कि 100 की वर्थ उस टाइम पे कुछ और थी, आज की कितनी होगी वो कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाती हैं। तो जो पुअर लैंग्वेज ऑफ लॉ है आज की इंग्लिश के अंदर आप देख लें और लॉ की वर्डिंग को देख लें तो आपको बहुत सारा डिफरेंस मिल जाएगा जो कि अभी तक चेंज नहीं हुआ। इंशाल्लाह आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कल कला को अगर जजेस बनते हैं तो वो इस चीज़ पर वर्कआउट कीजिएगा। खैर, अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 4 की तरफ। सेक्शन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले आ जाता है एडवोकेट जनरल और फिर बेलेबल ऑफेंस। डेफिनेशंस, एडवोकेट जनरल, फिर आ जाता है बेलेबल ऑफेंस। अब एडवोकेट जनरल क्या है? एडवोकेट जनरल की जो डेफिनेशन डायरेक्ट वर्डिंग है, देखें लॉ गेट के अंदर आपने पढ़ना किसी और तरीके से। जब आप LLB के अंदर थे तब आपने किसी और तरीके से पढ़ा होगा, जब आप जुडिशरी में जाएंगे तब आप किसी और तरीके से पढ़ेंगे। पैटर्न सबका अलग अलग है। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रोड मैप का नहीं पता होता कि लॉ गेट के लिए तैयारी किस तरीके से की जाए। उनको ये नहीं पता होता कि लॉ गेट के अंदर हम किस पैटर्न से पढ़ें कि हम लॉ गेट क्रैक कर जाएं। देखें, आपने क्या करना है, डायरेक्ट की हद तक रहना है। बाकी जितने भी आपके नोट्स हैं, जितने भी आपके स्मार्ट नोट्स XYZ जो भी हैं, उन सब को आपने साइड कर देना है। आपने सिर्फ फॉलो करना है किसको, बैरक्स को। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज तक मैंने कोई लॉ गेट के ऊपर नोट्स वगैरह, गाइड वगैरह नहीं कंपाइल की। अगर मैं चाहता तो आज तक 4 या 5th एडिशन भी कंपाइल कर चुका होता। लेकिन रीज़न सिर्फ यही था कि जब लॉ गेट का सिलेबस आपको स्पेसिफाई कर दिया गया कि भाई आपने सिर्फ उसे बैरक्स के तक महदूद रहना है, तो आप जो है बैरक्स से एक्सीड क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से लॉ गेट को लेके चलना है कि आपने जो है लॉ गेट में किस तरीके से आप 80% उठाएं, 80% से अबव उठाएं, सिर्फ और सिर्फ बैरक तक महदूद रहें बस। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है किस चीज़ की कि हमारे MCQs में से कितने MCQs जो है वो करेक्ट आते हैं, कितने MCQs जो है वो रॉन्ग आते हैं, तो उसका सिंपल हल यही है कि आप वेब जनरेटेड टेस्ट दें। वेब जनरेटेड टेस्ट सीरीज़ जो है जब भी आपके 30, 40
या अगर हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो एक एक चैप्टर जब आपका कंप्लीट होगा तो मैं आपके ग्रुप के अंदर जो है टेस्ट खुद ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो खैर हम चलते हैं किसकी तरफ, बैरक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन होता है, इसकी वर्डिंग को ज़रा देखें। कह रहा है कि एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स गवर्नमेंट एडवोकेट व्हेन देयर इज़ नो एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट सच ऑफिसर प्रोविंशियल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट ऑन हिज बिहाफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट लीडर, गवर्नमेंट एडवोकेट उसको कहा जाएगा। फिर आ जाएगा बेलेबल ऑफेंस। अब ये बेलेबल ऑफेंस क्या है, बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है, जिसके अंदर बेल ग्रांट हो सके। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस शोन बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल मेड बेलेबल बाय एनी other law for a time being in force, and non-bailable offense means which is shown non-bailable in the second schedule। अब इसके लिए आपको सेकंड शेड्यूल ओपन करना होगा। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आप सेकंड शेड्यूल ओपन किए बगैर आप जो है प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। बेलेबल ऑफेंस मींस कि वो ऑफेंस जो कि जिसके अंदर जर्नली बेल ग्रांट हो सके, अगर सिंपल कर दूं आपके लिए, जिसके अंदर जर्नली बेल ग्रांट हो सके। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा, वो ऑफेंस जिसके अंदर जर्नली बेल ग्रांट होती नहीं है लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में ग्रांट हो भी जाती है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आते हैं किसकी तरफ, चार्ज। चार्ज का एक अलग चैप्टर प्रोवाइडेड है जो कि आपके लॉगेट का हिस्सा नहीं है। चार्ज मीन्स एनी हेड ऑफ चार्ज। अब चार्ज है क्या, देखें क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जब हमारे पास ट्रायल का आगाज़ होता है, ट्रायल कमेंस होता है, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है, चार्जशीट बनती है। प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ आप देखेंगे, ठीक है। चार्ज फ्रेम किया जाएगा, चार्जशीट बनेगी, उसने कौन कौन से ऑफेंसेस किए हैं, उसके ऊपर कौन कौन से जुर्म, फर्दे जुर्म लगे हैं। तो कह रहा है कि चार्ज के अंदर एक चार्ज भी आ सकता है, एनी हेड ऑफ चार्ज मोर देन वन भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा चार्जेस भी अलेज किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑफेंस कि जिसके अंदर पुलिस विदाउट वारंट किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सके। क्या कर सके, किसी भी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके, उसको हम कहेंगे कि दिस इज एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर जस्ट रिपोर्ट दर्ज होती है, एनआईसी गुम हो गया आपका, एनआईसी गुम होने के अलावा कोई और चीज़ गुम हो गई ऐसी कि जो कि जुर्म ना लगे। अक्सर ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह चोरी हो जाती है, आपकी साइकिल वगैरह चोरी हो जाती है, तो फिर भी पुलिस कोशिश करती है कि एनसी काट दे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं किसकी तरफ, कंप्लेंट की तरफ। कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट जब आप 200 सीआरपीसी पढ़ेंगे, जिसको उर्दू में इस्तगासा कहा जाता है, और जिसके अंदर जब आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं मजिस्ट्रेट के पास, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, तो उसके बाद आपको एफआईआर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक अलग प्रोसीजर जिसको हम नॉन चालान केस कहते हैं। तो नॉन चालान केस का क्या प्रोसीजर है, ये 200 सीआरपीसी से ऑनवर्ड बताया गया है। तो हमारे पास कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट। क्या, कोई भी एलिगेशन जब आप लगाते हैं किसी भी शख्स की तरफ, कोई भी एलिगेशन जब आप लगाएं किसी भी शख्स की तरफ, तो ओरली भी कर सकते हैं, रिटर्न में भी कर सकते हैं, ठीक है। ओरली भी कर सकते हैं और रिटर्न में भी कर सकते हैं। फर्दर फिर क्या कह रहा है कि विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड एनी पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। यानी कि बात वही की जा रही है, किस चीज़ की बात की जा रही है कि हमारे पास एक शख्स ने जुर्म कर दिया, अब आप एफआईआर की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। समझ रहे बात को, जिसको हम नॉन चालान केस के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन को ज़रा समझेंगे। नॉन कमिटेड एन ऑफेंस बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। फिर उसके बाद आ जाए इंक्वायरी। इंक्वायरी कौन कंडक्ट कर सकता है, इंक्वायरी इंक्लूड एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट।
कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। अभी ये हम पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको इसके कीवर्ड्स भी बता दूंगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फिर आ जाएंगे किसकी तरफ, फिर आ जाएंगे हम जो है हमारे पास जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कौन सी होती हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, यानी कि जिसके अंदर क्या हो रहा है, एविडेंस लिया जा रहा है लीगली ऑन ओथ। ठीक है। फर्दर फिर क्या आ जाता है, फर्दर आ जाता है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्लूड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 से लेके 14। अब अगर 12 से लेके 14 तक बात की जाएगी आपके इस लॉ गेट के अंदर, तो आप कहेंगे 12 to 14 तो हमारे पास है ही नहीं, लॉ गेट का हिस्सा ही नहीं है। अरे भाई लॉ गेट का हिस्सा नहीं है, आई एडमिटेड, लेकिन डेफिनेशन के अंदर प्रोवाइडेड है, डेफिनेशन में से ही आएगा। उसके बाद आ जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया विच इज शोन नॉन बेलेबल, या फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि नॉन ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस मीन्स अ केस पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अब यहाँ पर मे नॉट अरेस्ट है, मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। फिर फर्दर आ जाएगा आपका जो है प्लीडर। प्लीडर मीन्स एडवोकेट। और उसके बाद आ जाएगा आपका पुलिस स्टेशन। और फिर उसके बाद आ जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया। और फिर सेक्शन नंबर 5 पब्लिक पुलिस स्टेशन, एनी प्लेस डिक्लेयर्ड पुलिस स्टेशन अंडर लॉ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको अभी कुछ कीवर्ड्स बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखें हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस को हम कुछ और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप ये देखें कि भाई अगर आपसे वो पूछ ले कि एज पर सेक्शन 4 सब क्लास ए, एज पर सेक्शन 4 सब क्लास ए, तो सब क्लास ए की जब वो बात करेगा तो आपके जहन में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि भाई ए से तो एडवोकेट जनरल है। ए से क्या है? ए से आपका एडवोकेट जनरल है। फिर उसके बाद जब वो बात करता है बी की, तो बी से क्या आ जाएगा? बी से आपका आ जाएगा बेलेबल ऑफेंस। फिर जब वो बात करता है सी की, तो सी से आप माइंड में रखेंगे कि सी से चार्ज आ जाएगा। जब बेलेबल ऑफेंस की बात की जाएगी तो बेलेबल ऑफेंस में इंक्लूड नॉन बेलेबल भी हो गए, यानी कि बेलेबल ऑफेंस को भी इसने डिफाइन कर दिया, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को भी इसने डिफाइन कर दिया। चार्ज को इसने डिफाइन किया, लेकिन आपने चार्ज का चैप्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन है वही याद करनी है। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका ये है कि जब आप एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हीं को मेमोराइज़ कर लें। जब तक आप उसको 2 से 3 बार खुद से नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होंगे। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसके अंदर पुलिस जो है विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, के से इंक्वायरी आती है। के के अंदर इंक्वायरी डिफाइंड है, कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? पुलिस ऑफिसर नहीं करता। इंक्वायरी हमेशा आपकी जो मैजिस्ट्रेट है वही कंडक्ट करेगा, अदर देन ट्रायल। ये भी याद रखना है, क्या? अदर देन ट्रायल, ट्रायल से हट के। आवाज़ आ रही है आपको? जी निसार साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक है।
अच्छा, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जब बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जब आप ये याद रख लेंगे कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज द बेसिक पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो फिर क्या होगा? फिर आपको माइंड में आ जाएगा भाई इन्वेस्टिगेशन तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर है। जब हम चैप्टर नंबर 14 के अंदर जाएंगे, चैप्टर नंबर 14 के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, एफआईआर किस तरीके से लॉन्च होगी, इन्वेस्टिगेशन 156 की किस तरीके से होगी, ठीक है, रिमांड किस तरीके से पेश किया जाएगा, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक की डेफिनेशन के लिए जब आपसे वो ये पूछेगा एज पर सेक्शन 4 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके बाद फिर आपको ये कहेगा इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडेड एंड फॉर द पर्पस ऑफ डैश, तो उसके अंदर जब वो आप 3 से 4 ऑप्शन देगा तो आपके माइंड में फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा कि ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग लेने का पर्पस क्या होता है? वो भी होता है एविडेंस जो कि लीगली ऑन ओथ की जाए। अब वो कौन करेगा? वो जाहिर सी बात है कोर्ट के ऑफिसर भी कर सकते हैं, आपके जुडिशियल ऑफिसर यानी कि मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा मजिस्ट्रेट। अब आप कहेंगे कि भाई मजिस्ट्रेट तो हमारे पास किसके अंदर है? एम, फिर सब क्लास ए के अंदर, इसी तरीके से, यानी कि ये एक अमेंडेड प्रोविज़न है, ये एक अमेंडेड प्रोविज़न है। देखें, अब आप अमेंडमेंट की ज़रा ये देखें, जब आगे चल के हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको ये भी चीज़ पता चलेगी, जब हम अमेंडमेंट्स करवाते हैं तो जाहिर सी बात है सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 2 के बाद क्या 2 फिर स्पेस सब क्लास 1 तो नहीं आएगा? किस तरीके से आएगा? अगर इन दोनों सेक्शन के दरमियान कोई एक प्रोविज़न को ऐड करना हो लेजिस्लेशन में तो वो क्या करेगी? 2A कर देगी, फिर 2B कर देगी, फिर 2C कर देगी। इस तरीके से वो अमेंड करती है किसी भी प्रोविज़न को। खैर, हमारे पास मजिस्ट्रेट जब अपॉइंट होता है, उसकी अपॉइंटमेंट का जिक्र कहाँ पर है? 12 से लेकर 14 तक। उसके अंदर क्या बात लिखी है? उसके अंदर ये बात लिखी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जितने मजिस्ट्रेट्स की ज़रूरत होगी उतने मजिस्ट्रेट्स वो अपॉइंट कर सकती है, जितनी वैकेंसीज खाली होंगी उतने वो मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट कर सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखनी है आपने कि मजिस्ट्रेट इंक्लूड जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी, जिसको हम शॉर्ट में जेएम कहते हैं, और स्पेशल मजिस्ट्रेट भी, ठीक है। फिर फर्दर आ जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होगा जिसके अंदर जो है विदाउट वारंट कोई किसी को अरेस्ट ना कर सके, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ना कर सके। यहाँ पर मे नोट का वर्ड है, अगर यहाँ पर शल नोट का वर्ड आ जाए तो आपने उसको क्लिक नहीं करना, आपने मे नोट का वर्ड क्लिक करना है, क्योंकि बैरक के अंदर मे नोट है। अगर मैं फॉर सपोज आपको पढ़ा दूं कि भाई शल नोट होना चाहिए और शल नोट है, तो समझे कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ। बैरक के अंदर जो चीज़ लिखी है वही बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका लॉ गेट का सिलेबस बैरक से आएगा, मेरे लेक्चर से नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है चीज़। उसके बाद आ जाता है प्लीडर। प्लीडर के अंदर आपका एडवोकेट आ गया। पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन के अंदर एक चीज़ याद रखें, लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि भाई बिलफर्ज अगर पुलिस ऑफिसर एक जगह पर, किसी भी जगह पर, जब आप देखते हैं कि रास्ते में हम जा रहे होते हैं, एक पुलिस वालों ने एक गाड़ी खड़ी कर दी, एक टेबल लगा दी और जो है एक स्टैंड लगा दिया और पुलिस वाले बैठ गए, तो क्या वो भी पुलिस स्टेशन होगी? हरगिज़ नहीं। पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करवाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन ज़रूरी है, यानी कि जो आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करेगी, डिक्लेरेशन देगी कि हाँ भाई ये जगह पुलिस स्टेशन है, उसके बाद ही उसको हम डिक्लेरेशन के बाद ही एडमिट करेंगे कि दैट इज़ एन पुलिस स्टेशन, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन नंबर 5 रह गया। जस्ट वेट, अजान हो जाए। अब जो हमारे पास सेक्शन नंबर 5 है, क्या करता है? ये बताता है कि ऑफेंसेस जितने भी होंगे उसको आप पीनल लॉ के तहत ट्रीट करेंगे, यानी कि जब आपके पास एक एफआईआर आएगी पुलिस ऑफिसर के पास तो वो एज पर पीनल लॉ डील करेगा। और पीनल लॉ हमारे पास कौन सा है? पीनल कोड कौन सा है हमारे पास? पाकिस्तान पीनल कोड 1860, यानी 1860 के तहत जितने भी ऑफेंसेस होंगे तो उनको ट्राई किया जाएगा। एज पर सेक्शन 5 ने क्या कहा कि उनका जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेगा कौन? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या बताता है? प्रोसीजर बताता है। क्या बताता है? प्रोसीजर बताता है कि कंप्लीट ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, मैजिस्ट्रियल ट्रायल का प्रोसीजर क्या है। लेकिन जब एक पुलिस वाले के पास आप जाके एक जो है अकरेंस बताते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करने का पाबंद है? आपकी जो एफआईआर काटेगा वो काटेगा एज पर पिनल लॉ, पाकिस्तान पिनल कोड, उसके अंदर सेक्शंस लगाएगा,
ठीक है, सेक्शन 5 ने सिंपली ये बात की। फर्दर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, जिसका जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। कल इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे, अरेस्ट हाउ मेड के नाम से। इसको जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपसे 2 बार क्लास एंड होने के बाद 2 बार आपने इस चैप्टर को गो थ्रू करना है। कल इंशाल्लाह जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है अरेस्ट हाउ मेड के बारे में, वो क्या बात करता है कि किस तरीके से अरेस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरीके से किसी को अरेस्ट करना चाहिए। बिलफर्ज के अगर कोई शख्स पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, तो वो उसको विदाउट वारंट किस तरीके से अरेस्ट करेगा और विथ वारंट किस तरीके से अरेस्ट करेगा। सेक्शन 54 बताता है कि कब कब पुलिस जो है पुलिस ऑफिसर को वारंट की ज़रूरत नहीं है, तो सारी कैटेगरीज बता देता है। फिर क्या अगर कोई फीमेल हो तो फीमेल को क्या मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सेक्शन 52 ने क्लियर किया कि फीमेल को फीमेल पुलिस ऑफिसर ही जो है वो अरेस्ट करेगी। यानी कि पुलिस का अरेस्ट करने का प्रोसीजर सारा का सारा डिफाइन है इस चैप्टर के अंदर। और कल इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या पुलिस ऑफिसर किसी का इनकाउंटर कर सकती है या नहीं कर सकती, वो भी इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो होप सो आज के जो ये चैप्टर नंबर 1 है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर डेफिनेशन से 1 से 2 सवाल लाजमी आते हैं। दिखता बहुत ही इजी है, लेकिन वो आपको इस तरीके से घुमा फिरा के देगा, कॉपी पेस्ट पैटर्न में देगा कि आप सोचेंगे कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है लेकिन अभी हमारे माइंड में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ा था। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।